हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ पीवाईक्यूज के, जो कि सेट 1 और सेट 2 के थे। उसमें हमने सेट 1 और सेट 2 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए ये डिस्कस किया था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सेट 3 से लेके सेट 6 तक की बात करने वाले हैं। तो हर एक सेट में कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, तो उसको इरेज करके जो वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए गए हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तभी हम लोग एक ही वीडियो में सेट 3 से लेके सेट 6 तक के क्वेश्चंस आज देख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस चैनल पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको 30+ वीडियोज मिलेंगे। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चूज कर रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में से कोई एक आपको अटेन करना होता है, तो अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग चूज कर रखा है या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ना है, या फिर आप टैली के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको वैसे पढ़ना है, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें मैंने बेसिक से पढ़ाया है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये जो पीवाईक्यूज वाली सीरीज मैंने इसमें ऐड की है वीडियोस, इसको अगर आप देख लेंगे तो जो 10% छूट रहा है ना, वो भी कवर हो जाएगा। मतलब इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको 100% आपका सिलेबस कवर मिलेगा। ठीक है, मतलब 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, अगर इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख लेते हैं सीरियसली। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम सेट 3 से लेके सेट 6 तक की बात करने वाले हैं 2020 की। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है नेम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसिस्टम। तो हमें एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसिस्टम की बात करनी है। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसिस्टम विच जनरेट्स पीरियोडिक रिपोर्ट्स अबाउट सेल्स एंड कलेक्शन मेड। तो जो ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स बनाता है, सेल्स और कलेक्शन करता है, कलेक्शन के बारे में रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कैश एंड बैंक सब सिस्टम होता है जो आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाता है और सेल्स और कलेक्शन के बारे में आपको रिपोर्ट बना करके देता है। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं कैश अकाउंट आएगा ही, तो इसलिए बी सी डी हमारा आंसर हो नहीं सकता, सी ए ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ए में ही आपको कैश अकाउंट दिख रहा है और कलेक्शन हो रहा है, तो सीधी सी बात है हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तभी कैश अकाउंट ही हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो कैश और बैंक सब सिस्टम ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टू एक्सपेक्ट अ वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस। तो एक वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा जो कि हमें एक्सेस डेटाबेस से मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा हमारा रिपोर्ट ही होती है, ना वो टेबल हो सकती है, ना वो फॉर्म हो सकता है, ना वो क्वेरी हो सकती है, तो वो हमारी फाइनल रिपोर्ट ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ सैलरी बिल। तो ये क्वेश्चन तो हर एक सेट में पूछा ही गया है कि सैलरी बिल कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सैलरी बिल के लिए हमें एक पेरोल रिलेटेड डेटा बनाना पड़ता है। जिस पेरोल रिलेटेड डेटा ऐसा होता है जिसमें एम्प्लॉय का नेम होता है, उसकी अटेंडेंस होती है, उसका बेसिक पे होता है, एप्लीकेबल डीएनएस अलाउंस होता है, और अगर उसको एचआरए वगैरह मिल रहा है तो वो भी होता है। ठीक है, एंड डिडक्शन टू बी मेड इन द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, और कुछ ना कुछ डिडक्शंस होती है। तो ये पेरोल रिलेटेड डेटा हम बनाएंगे अगर हमें सैलरी बिल निकालना है तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम क्या करते हैं, पीरियोडिक पेमेंट कंप्लीशंस करते हैं। ठीक है, मतलब हम कैलकुलेशन करते हैं वेरियस अर्निंग्स का और डिडक्शंस का, जो कि हमारी बेसिक वैल्यूज एज पर फॉर्मूला में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या होता है, अगला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सैलरी स्टेटमेंट। फिर हम सारे कैलकुलेशन जब कर लेते हैं तो हम सैलरी स्टेटमेंट बनाते हैं और एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, हम जनरेशन ऑफ एडवाइस टू द बैंक। हम एक एडवाइस को जनरेट करते हैं बैंक से, विच कंटेन्स सैलरी टू बी ट्रांसफर टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट, जो कि बैंक के थ्रू एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके लिए हम एक एडवाइस बैंक को कह के जनरेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल स्टेप है जिससे हम सैलरी बिल निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है
कि इनमरेट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट और अ ग्राफ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। तो अगर हमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यानी पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंटेशन देनी है डेटा की, तो हम कौन कौन से चार्ट या ग्राफ बनाते हैं। तो एक हम चार्ट एरिया बनाते हैं, दिस इज द एरिया वेयर द चार्ट इज इंसर्टेड, जहां पे हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं। फिर हम एक प्लॉट एरिया बनाते हैं, प्लॉट एरिया इज द मेन एरिया ऑफ एनी चार्ट इज कॉल्ड एज प्लॉट एरिया। तो जो मेन एरिया होता है चार्ट का, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लॉट एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डेटा पॉइंट्स, द इंफॉर्मेशन और डेटा कंटेन्ड इन एनी ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी ग्राफ। तो जो हम डेटा में इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं वही हमारी डेटा पॉइंट्स होते हैं। ये चार्ट और लाइन ग्राफ जनरली रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ डेटा, तो इसमें जनरली दो तरह के डेटा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो टू टाइप्स ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ्स। तो वन टाइप हमारा एक्स एक्सिस का होता है हॉरिजेंटल एक्सिस, और दूसरा हमारा वाई एक्सिस पे होता है जो कि वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक है, तो चार्ट कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हम चार्ट और उसके एक्सेस टाइटल को डिसाइड करते हैं, डेटा का लेवल डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना चाहें, इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ये पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है @commerce by हर्षिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हार्डवेयर रिफर्स टू, तो हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर का, तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एसोसिएटेड पेरिफेरल्स एंड देयर नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है टू सेफगार्ड एसेट्स एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज ए बिजनेस। तो अगर हमें एसेट्स को सेफगार्ड करना है और अपनी रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरनल कंट्रोल्स करने होंगे। ठीक है, कि हम इंटरनली कंट्रोल कर सके, तो कीप्स इंटरनल कंट्रोल्स, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब द प्रोवाइड्स रियल पावर टू डेटाबेस, तो क्वेरी जो है रियल पावर प्रोवाइड करती है डेटाबेस को इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटीज टू आंसर कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट। तो क्वेरीज के माध्यम से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, डेटाबेस में। तो इन्वॉल्विंग डेटा टू बी टेकन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, तो मल्टीपल टेबल्स से डेटा हम कलेक्ट करते हैं और क्वेरीज के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वेरी। ठीक है, तो ये पहले में क्वेरी आ जाएगा और सेकंड में मल्टीपल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। A code which consists of alphabet or abbreviation as symbol to codify a piece of information is known as, तो ऐसा कोड जो कंसिस्ट करता है अल्फाबेट और एब्रीवेशन और एक सिंबल के फॉर्म में कोडिफाई करता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, तो उसी को बोलते हैं निमोनिक कोड। आपको याद होगा मैंने बताया भी था। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ अकाउंटिंग में निमोनिक कोड्स बनाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में अपने डेटा को इजी फॉर्म में ये यूजफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं कोड्स के, जैसे बॉम्बे के लिए हमने बना दिया BOM। ठीक है, उसी लिए दिल्ली के लिए हमने बना दिया DEL। तो ये क्या है, ये निमोनिक्स कोड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है ए बाउचर इज यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात हो या नॉन कैश ट्रांजेक्शन के एडजस्टमेंट की बात हो, तो हमें जनरल बाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। तो याद रखिएगा कि जनरल बाउचर में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं या ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसी और बाउचर में एडजस्ट नहीं किए जा सकते, तो उनको हम जनरल बाउचर में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो लिस्ट द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पेरोल डेटाबेस। तो पेरोल डेटाबेस का हमें एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करना है। तो सीधी सी बात है, इसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स होगी, उनके वर्किंग आवर्स होंगे, उनकी सैलरी और वेजेस होगी, उनका टाइम ऑफ होगा, कितनी देर तक वो काम करते हैं, उनका पेरोल टैक्सेस होगा और ग्रॉस और नेट सैलरी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड बाय द यूजर फॉर पेइंग हाई प्राइस फॉर चूजन सर्वर डेटाबेस। तो ऐसे 4 एडवांटेज एक्सप्लेन करने हैं जो कहीं ना कहीं यूजर पे करता है हाई प्राइस डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो 4 एडवांटेज ऑफ चूजन सर्वर डेटाबेस। तो स्केलेबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं हम सर्वर डेटाबेस को चूज करते हैं। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि सर्वर डेटाबेस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये स्केलेबल है, मतलब ये कई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए सुइटेबल होता है हमारा सर्वर डेटाबेस।
नेक्स्ट, सर्वर डेटाबेस इज हाईली इफिशिएंट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। ये कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को हाईली हैंडल कर सकता है इफिशिएंटली और लार्ज स्केल डेटा पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें तो सर्वर डेटाबेस इंश्योर्स वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, प्रोटेक्शन। तो ये बहुत सारी सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल होता है। सर्वर डेटाबेस प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस, तो हमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम एनीवेयर या एनी टाइम कभी भी इनसे भी डेटा हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बेसिकली आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें कह रहा है टोलगा लिमिटेड हैज इट्स ऑफिसेस इन दिल्ली एंड चंडीगढ़। एचआरए फॉर दिल्ली इज 25,000, तो इनका दिल्ली का एचआरए 25,000 है और चंडीगढ़ का 20,000 है। ठीक है, डीए इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पे। डीए यानी डियरनेस अलाउंस आपका बेसिक पे कैलकुलेट किया जाएगा एज 16% फॉर बेसिक पे। ठीक है, और ये जो है 22,000 से इक्वल, 22,000 के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड 12% फॉर बीपी, और ये 23,000 से ज्यादा या उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज आर टेकन एज 30 डेज पर मंथ। 30 डेज पर मंथ स्टैंडर्ड डेज दिया गया है। अब कह रहा है क्वेश्चन में गिव द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी इन एक्सेल फॉर द फॉलोइंग एम्प्लॉयज। तो हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है फॉलोइंग एम्प्लॉयज की। ठीक है, तो पूर्णिमा इज वर्किंग इन दिल्ली ऑफिस। सपोज पूर्णिमा जो है दिल्ली ऑफिस में वर्क करती हैं, उनका बेसिक पे 40,000 है। सी हैज अवेल्ड 4 डेज ऑफ लीव विदाउट पे, उन्होंने 4 डेज की लीव लिए विदाउट पे। एंड प्रकाश इज वर्किंग इन चंडीगढ़ ऑफिस, प्रकाश चंडीगढ़ ऑफिस में है, उनका बेसिक पे 20,000 है। ही डिड नॉट टेक एनी लीव, उन्होंने कोई लीव नहीं ली है। अब कीज देखते हैं, तो एम्प्लॉय नेम हमने A1 में रख दिया है, एचआरए B1 में है, बेसिक पे C1 में है, डीए हमारा D1 में है, ग्रॉस सैलरी E1 में है। अब कैलकुलेशन करेंगे पहले हम डियरनेस अलाउंस का। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू इफ C1 इज ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 22,000, तो 16% एंड 12% इंटू C1। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले का करेंगे और पूर्णिमा का डीए निकलेगा 4,800। अब इनकी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी के लिए हम सम करेंगे B1, C1 और D1 और इंटू 26303026 करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, बाकी हमारा जो आंसर आएगा ग्रॉस सैलरी वो आएगी 60,493। ठीक है, उसी तरीके से ग्रॉस सैलरी इनकी क्या आएगी 42,200। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सेल बेस्ड न्यूमेरिकल है, एक्सेल पे हम फॉर्मूला लगाते हैं और ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला दिया गया है, सेम वही सिस्टम है और ग्रॉस सैलरी के लिए हमने सबको ऐड कर दिया है, तो हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी निकल आई है। ठीक है, उसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट, जो हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स, लेकिन जो हमारे सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं वो किसी फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किए जाते किसी पार्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइड किए जाते हैं स्मॉलर सब पार्ट्स में, लेकिन जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको कराया है, मैच कराना है। तो 1 सेल अप के लिए हमें अप एरो की का यूज करना होता है, 1 सेल डाउन के लिए हमें डाउन एरो की का यूज करना होता है। ठीक है, और राइट के लिए राइट की, लेफ्ट के लिए लेफ्ट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रमोट्स द यूजर टू इंटर पैरामीटर और क्राइटेरिया थ्रू एन इनपुट बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स विद डिफरेंट क्राइटेरिया। तो अगर हम बात करें तो पैरामीटर क्वेरी प्रमोट करती है यूजर को कि वो इंटर करे अपने पैरामीटर्स या क्राइटेरिया को थ्रू इनपुट बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स विद डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रोज आर रिफर्ड बाय अ अल्फा कैरेक्टर एंड कॉलम आर न्यूमेरिकली नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जस्ट अपोजिट दे दिया है, जबकि रोज हमारी टॉप टू बॉटम होती हैं और कॉलम हमारे जो है अल्फा कैरेक्टर के होते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के 3 फीचर्स बताने हैं। तो ये परफॉर्म करता है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, सभी स्टोर डेटा को मैनेज करता है, पेरोल को मैनेज करता है। ठीक है,
तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। और भी फीचर्स अगर आपको देखने हो तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फंक्शन ऑफ एक्सेल। इसमें और का ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना था, ठीक है। तो नेम द फंक्शन ऑफ एक्सेल विच कन्वर्ट्स न्यूमेरिक वैल्यू टू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, एक्सप्लेन इट्स सिंटैक्स। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ एक्सेल विच कन्वर्ट न्यूमेरिक वैल्यू टू अ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट इज नोन एज टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट लिखना है, वैल्यू लिखना है और फॉर्मेट टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो वैल्यू अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट इवेलुएट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो कि कंटेन करती है न्यूमेरिक वैल्यू को। और फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है जो कोटेशन मार्क में हम लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हम अपने टेक्स्ट को नंबर्स को टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव सेफ्टी फीचर्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्यों सेफ्टी फीचर्स का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होना जरूरी है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी टू टूल्स विच प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। तो इट इज नेसेसरी टू हैव सेफ्टी फीचर्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू इंश्योर द सेक्रेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा। सीधी सी बात है, हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसमें सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो डेटा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रह सके, ठीक है। चलिए अब टू टूल्स की बात करें तो पासवर्ड सिक्योरिटी देता है और डेटा वॉल्ट की सिक्योरिटी देता है, ठीक है। डेटा वॉल्ट में हमारी इंक्रिप्शन सिक्योरिटी है, जैसे व्हाट्सएप पे इंक्रिप्शन, चैट इंक्रिप्शन की सिक्योरिटी होती है, उसी तरीके से हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में है उसमें कह रहा है व्हाट इज मीन बाय #div/o एरर, स्टेट द रीजन फॉर द एरर। तो इस एरर का मतलब होता है मींस एन एरर अकर ड्यू टू डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो। जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाली एरर आती है, ठीक है। देयर कैन बी टू रीजन फॉर द एरर। इसका दो रीजन है। व्हेन अ फॉर्मूला इज एंटर्ड दैट कंटेन्स एक्सप्लिसिट डिवीजन बाय जीरो, तब होती है ये एरर। यूजिंग द सेल रेफरेंस टू अ ब्लैंक सेल और टू अ सेल दैट कंटेन्स जीरो एज अ डिवीजन। तो दो केस में ऐसा होता है कि हमें ये जीरो वाली एरर दिखाई देती है, ठीक है, जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करना चाहते हैं या फिर किसी ब्लैंक सेल को जीरो से डिवाइड करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड वांट्स टू एंटर देयर सेल्स रिलेटेड डेटा ऑन अ एक्सेल शीट। तो ये अपने सेल्स रिलेटेड डेटा को एक्सेल शीट पे लाना चाहते हैं। फॉर देयर 3 प्रोडक्ट्स टू प्रिपेयर अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन टू बी प्रेजेंटेड इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, स्टेट द बेसिक स्टेप्स टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। तो ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसका स्टेप देखते हैं। सेल्स रिलेटेड डेटा है इनका। तो डेटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, हैज डिवीजन फॉर ईच क्वार्टर। द डेटा फॉर डिफरेंट क्वार्टर शुड बी इंटर्ड ऑन द एक्सेल शीट बिफोर द प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड। तो हमें पूरे डेटा को एक्सेल शीट में इंटर करना होगा। फिर हमें टोटल सेल्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट फॉर ऑल डिफरेंट क्वार्टर शुड बी कैलकुलेटेड बाय समिंग अप रोज एंड कॉलम्स। तो हम रोज और कॉलम्स में जो डेटा फीड किए उसको सम अप करके टोटल निकाल लेंगे। फिर हम यूज करेंगे इंसर्ट मेनू का और इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट को क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स इज सेलेक्टेड इनटू अ चार्ट बाय सेलेक्टिंग चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप के बेसिस पे हम चार्ट को इंसर्ट करेंगे। फिर हम अपनी वर्कशीट में रिकॉग्नाइज करेंगे टू ड्रा चार्ट ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। और फिर चार्ट और वैरायटी ऑफ चार्ट शुड बी ड्रॉन मिक्सिंग अप द ऑप्शन टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। फिर उसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट का, मतलब डिफरेंट फॉर्मेटिंग है जो कि हम अपने चार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर ये PDF शेयर कर दूंगी। आप वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।